Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the topic movement due to growth from your NCERT class 10th chapter control and coordination. But before that, I would suggest you to subscribe to our channel to stay connected with us. Movement due to growth. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स को. जो नेस्टिक मूवमेंट्स थे वो हमने इससे पहले डिस्कस किए थे. सेंसिटिव प्लांट माइमोसा पुडिका के बारे में हमने स्टडी किया था. ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्टडी करना है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन प्लांट्स. सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स. ये आपको पता होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका पी प्लांट्स हो गए, ये क्या करते हैं, क्लाइंब कर लेते हैं. आपने देखा होगा कि जो पी प्लांट होता है, मटर का जो पौधा होता है, वो बेसिकली और प्लांट्स के ऊपर या फेंसेस के ऊपर चला जाता है, उसके टेंड्रल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए दीज टेंड्रल्स आर एक्चुअली सेंसिटिव टू टच. ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये बेसिकली टच सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट सपोर्ट दिखता है तो उससे सेंस करके ग्रो करते हैं. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट से जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्रल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ. एक्चुअली होता क्या है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टॉपिक से यहाँ पर कि टेंड्रिल जो है वो जो टेंड्रिल का पार्ट सपोर्ट को टच कर रहा है वो ग्रो करेगा, तभी तो वो उसको क्लिंग करेगा. बट ये करेक्ट नहीं है. एक्चुअली जब आपने ऑक्सिन, अभी आप पढ़ोगे ऑक्सिन, ये एक हार्मोन है, इसके बारे में आप डिस्कस करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि टेंड्रिल जो है वो आगे जाए इसके लिए पीछे का पार्ट ग्रो करेगा. मीन्स जो टेंड्रिल कॉन्टैक्ट में है, टेंड्रिल का जो पोर्शन कॉन्टैक्ट में है उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस सपोर्ट के साथ वो उतना रैपिडली ग्रो नहीं करता जितना रैपिडली उसका वो पार्ट करता है जो क्या उसके साथ सपोर्ट में नहीं रहता. आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, आपको समझ में आएगा. अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो अभी इसको यहीं छोड़ दो. अभी जैसी ऑक्सिन इसके बाद टॉपिक आएगा, मतलब इसी में आने वाला है ऑक्सिन, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ग्रोथ होती है. ठीक है, टेंड्रिल को अगर आगे को झुकना है तो पीछे के पार्ट, जब पीछे का जब पार्ट इलोंगेट होगा तो वो अपने आप आगे की ओर झुक जाएगा, जो भी सपोर्ट होगा उसको क्लिंग कर लेगा. दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट. तो इस तरह से वो सर्कल होकर के उसे क्लिंग कर लेता है. मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. आपको स्टिमुलाई याद है, मैंने पीछे की वीडियोस में भी बहुत बार बताया है, तो अब तो मुझे ये तुम लोगों से होप है कि तुमको पता होगा कि स्टिमुलस और स्टिमुलाई क्या है. ठीक है, यहाँ मैं नहीं बताना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता है, और अगर पता है तो कमेंट करो, मुझे बताओ कि क्या पता है तुम्हें स्टिमुलस के बारे में. स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब इस तरह से आपको यहाँ बताया गया है कि प्लांट्स जो है स्टिमुलस एक्सटर्नल जो भी चीज़ हो रही है, मैं पूरा तो क्लियर नहीं करूँगी, तुम्हें कमेंट करना है, क्योंकि स्टिमुलस के बारे में बताया गया है कि जो भी स्टिमुलस होता है उसके अगेंस्ट प्लांट अपना जो रिस्पॉन्स जो देता है वो बहुत ही स्लो होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करके. ऐसे मूवमेंट्स बेसिकली डायरेक्शनल होते हैं और ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं. दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल. इससे पहले जो हमने स्टडी किया था नेस्टिक मूवमेंट, वो ग्रोथ डायरेक्शनल नहीं थी, ये डायरेक्शनल ग्रोथ होती है. इट अपेयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग. लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको एक एग्जाम्पल, ये जो एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट है. रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. जहाँ से सनलाइट आती है वहाँ प्लांट जो है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, जहाँ से भी सनलाइट आती है वहाँ प्लांट बेंड करता है. ऑक्सिन के कारण ये होता है, ये हार्मोन इसमें प्रेजेंट होता है. इस तरीके से आपको दो जियोट्रॉपिज्म बता रखा है यहाँ पर. जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के साथ प्लांट किस तरह से मूव करता है. यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म आपको बताया हुआ है कि प्लांट का जो शूट पोर्शन होता है वो जिस वे में ग्रो करता है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में आपका रूट्स ग्रो करता है. ठीक है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, आपको प्लांट्स शोइंग जियोट्रॉपिज्म दिखा रखा है. ग्रेविटी से रिलेटेड कैसे प्लांट जो है अपनी मूवमेंट शो करता है, और यहाँ पर आपको सनलाइट से रिलेटेड जो है दिखा हुआ है कि प्लांट कैसे मूवमेंट को शो करता है. अब यहाँ पर हम और इसको डिस्कस करेंगे. environmental triggers such as light, gravity will change the direction of plant parts grow in. मीन्स यहाँ पर बताया गया आपको लाइट और ग्रेविटी, इस तरह के जो एनवायरनमेंट के ट्रिगर्स होते हैं ये प्लांट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं. दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये मैं आपको बता रही हूँ, इन मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं. कैन बी ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट. इसी तरह से हम पॉजिटिव यानी कि टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जिस तरफ स्टिमुलस है उस साइड में, उस डायरेक्शन में, और अवे फ्रॉम इट उसके अगेंस्ट में, यानी कि
नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक जो आप देख रहे हो, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक जो आप देखोगे, वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि स्टिमुलस के अगेंस्ट है या स्टिमुलस के ही टुवर्ड्स में है। सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। जो आपने ऊपर देखा वो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। शूट्स कहाँ रिस्पॉन्ड करती है? टुवर्ड्स लाइट बेंड करके, while roots respond by bending away from it. How does this help the plant? अब आपको ये बताया गया है कि ये इस तरह से क्या इसमें हेल्प मिलती है। तो बेसिकली हमें पता है कि शूट्स अगर आगे की ओर बेंड करेगी प्लांट में तो सनलाइट मिलेगी, और सनलाइट मिलेगी तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होगा। बहुत ही सिंपल, इसको आपको समझना होता है। प्लांट्स शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। और भी होते हैं, सिर्फ ग्रेविटी और लाइट ही नहीं है। द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल द शूट्स यूजुअली ग्रो अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। आप ये देखते हो कि प्लांट का जो रूट्स है वो हमेशा डाउनवर्ड ही ग्रो क्यों करता है, और शूट जो है हमेशा अपवर्ड ग्रो करता है, अवे फ्रॉम द अर्थ, है ना। अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रो करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। इसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्लांट का ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली ग्रो करना जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रेफर्स टू केमिकल, व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म रेफर? हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि आप जिस तरफ वाटर जो है प्लांट को दे दो और कहीं पर और जगह पर वाटर ना प्रेजेंट हो तो प्लांट के रूट्स अपने आप वाटर की साइड ग्रो करते हैं, ठीक है। और दूसरा कीमोट्रॉपिज्म, ये आप अभी पॉलन ग्रेन्स वाला, इसमें एक केमिकल सेक्रीशन स्टिग्मा में होता है, ये अभी आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट ईयर, आई थिंक आपका आएगा नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद 11th में और भी डिटेलिंग में आएगा कीमोट्रॉपिज्म। अभी आपको यहाँ जितना बताया वो बताऊंगी। केमिकल को लेकर के यहाँ पर जो है बेसिकली होता है, कीमोट्रॉपिज्म में होता क्या है कि पॉलन ट्यूब्स जो है ना वो ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करती हैं। अभी आपको इतना नहीं पता होगा क्योंकि आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखती हूँ, अगर कोई फिगर होगा तो बताऊँगी। Can we think of examples of these kinds of directional growth movements? One example of chemotropism is the growth of pollen tubes, ये आपको यहाँ बता दिया गया है, towards ovules, about which we will learn more when we examine the reproductive process of living organism। वही मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर आप इसको डिस्कस करोगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि pollen tubes का जो ग्रोथ होता है ओव्यूल्स के उसमें, तो वो एक कीमोट्रॉपिज्म है बिकॉज ऑफ केमिकल सेक्रेशन। Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms। फिर से आपको यही थिंक करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि किस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। ये बहुत क्विक होता है। जब आपने माइमोसा पुडिका को कभी टच करके देखना या आपने कभी करा भी होगा, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है वो। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ये स्लो है, डे और नाइट के अकॉर्डिंगली सनफ्लावर का जो मूवमेंट है ये स्लो है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर। जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होगी वो तो और भी ज़्यादा स्लो होगी। ग्रोथ होना बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं टेंड्रिल के लिए सपोर्ट दिया तो वो बस 2 सेकेंड में आपको ग्रो करके दिखाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इवन इन एनिमल बॉडीज देर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ। हमारी बॉडी में भी जो है, एनिमल्स की बॉडीज़ में भी यही होता है कि कंट्रोल्ड डायरेक्शंस होती हैं ग्रोथ की। आर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, नॉट हैप्पैज़ार्डली। ये आपको बताएगा कि हमारी जो आर्म्स हैं, फिंगर्स हैं, वो सर्टेन डायरेक्शंस में ही ग्रो करती हैं। ऐसा नहीं कि हैप्पैज़ार्डली कहीं भी कैसे भी ग्रो कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो कंट्रोल मूवमेंट्स कैन बी ईदर स्लो और फास्ट। कंट्रोल मूवमेंट्स या तो स्लो भी हो सकती हैं जैसे आपने यहाँ पर स्टडी किया, फास्ट भी हो सकती हैं जो आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में। तो फास्ट और स्लो दोनों ही जो मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हैं। इफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। अगर फास्ट रिस्पॉन्सेज होना चाहिए स्टिमुलस के अगेंस्ट, अगर हमें फास्ट रिस्पॉन्सेज को प्रोवाइड करना है तो उस सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन गेन की होती है उसको बहुत जल्दी ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। वेरी क्विकली जो है आपको उसे ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। इसके लिए आपको बताया गया कि जो मीडियम है ट्रांसमिशन का, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जिस चीज़ से वो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के थ्रू हो, आपके न्यूरॉन्स के थ्रू, जिस भी मीडियम से वो चीज़ ट्रांसफ़र करी जाती है वो बहुत रैपिडली मूव करना चाहिए, तभी तो पॉसिबल होगा।
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एक्सेलेंट मीन्स फॉर दिस। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस है वो इसके लिए बहुत ही एक्सेलेंट तरीका होता है, बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेशन बताइए, मतलब कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ये तो नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ न्यूरॉन से कनेक्ट होगी, नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होगी, सिर्फ वहीं पर ये सेल्स पहुँचेंगे, उन सेल्स तक ये पहुँचेंगे जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, हर एक सेल तक ये पहुँच नहीं सकते। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल, जैसे ही एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक सेल में, जैसे ही एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट होता है एंड ट्रांसमिटेड, और फिर वहाँ से ट्रांसमिट होता है, अ सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट मैकेनिज्म्स बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। आपको ये बताया गया है कि एक सेल जो है टाइम लेगा अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए, मतलब जो उसने एक बार ट्रांसफ़र कर दिया इम्पल्स, तो उसके बाद वो काफ़ी थोड़ा जो है टाइम लेता है, अपने मैकेनिज्म को फिर से जो है रीसेट करता है, उसके बाद ही जनरेट करके दूसरा इम्पल्स वो ट्रांसमिट कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो ये बताया कि कोई भी सेल जो है कंटिन्यूसली ये वर्क नहीं कर सकती कि क्रिएट करे और ट्रांसमिट करे, वो अपने आप को रीसेट करने का भी एक टाइम लेती है अपने मैकेनिज्म को। इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। आपको बताया गया कि आपको अब इस चीज़ में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वंडर नहीं होना चाहिए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है किसी और तरीके का भी कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, और वो है केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन में बेसिकली आप हार्मोन्स को स्टडी करोगे। If instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करने के बजाय स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, आपकी जो सेल्स हैं स्टिमुलेटेड सेल्स जो हैं, अगर वो केमिकल कंपाउंड को रिलीज करने लग जाए, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। तो ये कंपाउंड जो है डिफ्यूज करेगा, बेसिक सी बात है सेल में। इफ़ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, अगर और दूसरे सेल्स के पास भी ये मीन्स है, तरीका है कि वो उस कंपाउंड को डिटेक्ट कर पाए जो रिलीज़ हुआ है स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेसेस के थ्रू, मतलब उनके सरफेस पे जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू वो उसको अगर डिटेक्ट कर पाते हैं, दैट दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट, और फिर वो उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, और फिर इसको ट्रांसमिट भी कर पाएंगे। दिस विल बी स्लोअर, ऑफ कोर्स आपको पता है ये चीज़ स्लो होती है, स्लोअर है ये, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस। और आपको बताएं, लेकिन ये हर एक सेल आपकी जो बॉडी की है वहाँ तक पहुँच सकती है नर्वस कनेक्शंस के, जैसे आपने देखा उसके अगेंस्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये हर एक जगह पहुँच सकती है। इट कैन बी डन स्टडीली एंड परसिस्टेंटली, और ये धीरे धीरे और परसिस्टेंटली कर सकते हैं हम लोग, मतलब इसमें कोई मैकेनिज्म को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, परसिस्टेंटली ये वर्क जो है वो हो सकता है। दीज कंपाउंड्स और हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, used by multicellular organism for control and coordination show great deal of diversity। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। ये उस तरह से नहीं है कि आपने एक न्यूरॉन को स्टडी कर लिया वही हर तरह के इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, इस तरह का नहीं है, हर एक डिफरेंट होता है इसमें, एज वी वुड एक्सपेक्ट, ऐसा ही हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। अलग अलग प्लांट के हार्मोन्स, अब यहाँ पर पहले प्लांट के आपको गिवन है, फिर आपको एनिमल्स के भी गिवन है, ठीक है। प्लांट के अलग अलग हार्मोन्स जो है उसके ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इन्वायरमेंट की तरफ जो उसके रिस्पॉन्सेज है उनको कंट्रोल करते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उस जगह पर प्रिपेयर होते हैं जहाँ पर इनको एक्ट नहीं करना होता, ये उस जगह से उस दूसरी जगह पर जो है जाते हैं एक्ट करने के लिए, और फिर जहाँ इनको एक्शन करना होता है वहाँ डिफ्यूज होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर। अब अभी आपने जो एक एक्टिविटी 7.2 देखा है उसी से आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, यही मैंने ग्रोइंग प्लांट्स का बताया था ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। जैसे ग्रोइंग प्लांट्स जो है लाइट को डिटेक्ट करते हैं, एक हार्मोन कॉल ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन जो है, आपको हार्मोन सारे याद होने चाहिए, ठीक है। सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, शूट की टिप पर जो है, अभी मैं आपको एक फिगर में बता दूंगी, ठीक है। हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, वहाँ पे जो सेल्स हैं वहाँ पे ग्रो करती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द प्लांट बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी, इसकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये शेडी पार्ट को ही प्रेफर करता है और वहाँ पर ही ये जो है ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है। दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल्स to grow longer on the side of the shoot which is away from the light, thus the plant appears to bend towards light। इसको मैं भी आपको समझा देती हूँ, फिगर में चलते हैं एक बार। ये फिगर था आपका
यहाँ पर जहाँ पर भी आपका शूट का टिप है, कोई भी एक रीजन आप मान लो, सपोज ये शूट है, यहाँ का टिप जो है यहाँ पर ऑक्सीजन है, और इस साइड जिस साइड से लाइट आपकी आ रही है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा, उसके अपोजिट यानी कि इस तरफ से जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, इस तरह से। और ऑक्सीजन क्योंकि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो इस पोर्शन का ग्रोथ होगा, है ना, आपको समझ आ रहा है, ये पोर्शन का ग्रोथ होगा। जब इस पोर्शन का ग्रोथ होगा तो बेसिक सी बात है कि ये जो सनलाइट की तरफ जो आपका पोर्शन है वो बेंड हो जाएगा। अगर पीछे का पोर्शन इलोंगेट होता है तो सामने का पोर्शन बेंड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको विजुअलाइज करो, ये बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने ऑक्सीजन को स्टडी कर लिया है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम जिस साइड रहता है ऑक्सीजन जो है उसकी शेडी साइड में चला जाता है शूट के, और इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल्स को ग्रो कर देता है, सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट वे विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट। वो साइड जो है सेल ज़्यादा ग्रो करती है जो साइड जो है लाइट से दूर रहती है, और इस तरह से प्लांट जो है बेंड हो जाता है टूवर्ड्स लाइट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर जिबरलिन्स विच लाइक ऑक्सीजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। जिबरलिन्स भी ऑक्सीजन की तरह ही वर्क करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है स्टेम के। साइटोकिनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन, इसको तो आप सी से याद रखो, और ये बहुत आता है साइटोकिनिन्स के बारे में। सी फॉर साइटोकिनिन्स एंड सी फॉर सेल डिवीजन। साइटो मीन्स भी सेल होता है, ठीक है। एंड इट इज़ नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। और आपको पता तो होगा ही, अगर सेल को डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है तो बेसिक सी बात है कि वहीं प्रेजेंट होगा जहाँ पर सेल डिवीजन होती है। सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स, यहाँ पर सेल जो है रैपिडली डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। ये वो सारे प्लांट हार्मोन हैं जहाँ आपने डिस्कस किया कि ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं किसी भी वे से, ठीक है। बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। अब प्लांट को एक टाइम के बाद जो ग्रोथ है उसको स्टॉप भी करना है, तो ऐसे सिग्नल्स, ऐसे हार्मोन भी प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो हार्मोन होता है आपका, इस हार्मोन का नाम होता है एब्सिसिक एसिड। ये जो आपका हार्मोन है ये एग्जाम्पल है जो इनहिबिटर होता है, ग्रोथ इनहिबिटर, और ये वन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की विल्टिंग आपने देखी होगी, वो इसके ही इफेक्ट के कारण, इस हार्मोन के इफेक्ट के कारण ही होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्मोन्स इन एनिमल्स। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी और ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जो है टेबल बताने वाली हूँ, ठीक है। जो ये कन्फ्यूजन होती है ना हार्मोन्स में और प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे लर्न रहेगा, तो मैं ये एक टेबल बताऊंगी आपको जिससे आपको इजीली लर्न रहेगा। और यहाँ पर आपने जो 4 हार्मोन को स्टडी किया, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। 2-3 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा आपको गिवन भी नहीं है। नेम लिखो, अगर लोकेशन प्रोवाइडेड है तो लोकेशन लिखो और उसका फंक्शन लिख दो। फिर इसी तरह से 4 है और मेरे को लगता है तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। मैंने ऑक्सीजन का आपको बता दिया है, वो आपको याद रखना है कि इस तरह से वो जो है उसकी टेंडेंसी शेडी पार्ट में जाने की होती है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है और वो एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एक्टिविटी करनी नहीं है पर आपको कम से कम उसको एक बार रिवाइज करना है। अगर स्कूल में होती है तो बेटर, घर पे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको एक बार रिवाइज करो क्योंकि वो कंसेप्चुअल है और उससे आ सकता है क्वेश्चन, आता है उससे क्वेश्चन भी, ठीक है। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो कंटेंट ये बन रहा है वो सब आपके लिए बन रहा है, आपको मिले, ठीक है, आप तक पहुँच जाए वो कंटेंट ईजिली। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही करना है और उसके साथ ही साथ में जो है इस वीडियो को लाइक करना है। मैक्सिमम लाइक्स मैं इसमें देखना चाहती हूँ, और अपनी जो भी कन्फ्यूजन है और जो वीडियो के लिए मॉडिफिकेशन के लिए अगर कोई सजेशन है तो सब कुछ वेलकम है। आप जो है हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।